हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली यहाँ पर देख सकते हैं 3 बजे आपका पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है। साथ में यहाँ पर 11 बजे भी आपको सुबह 11 बजे मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जीके जीएस की भी क्लास चलती है, टॉपिक वाइज यहाँ पर जो वो भी चलती है, हिंदी की भी क्लास आपकी चलती है। तो आप लोग सभी क्लास यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आप सभी लोग सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए एक बार लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और एक बार जय हिंद लिखिएगा। जितने लोग नए जुड़े हैं, पहली बार यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऑफलाइन भी यहाँ पर जय हिंद लिखिएगा, ठीक है ना। और जितने लोग जुड़े हैं वो भी यहाँ पर सभी लोग जय हिंद लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट के बनी मीनार है, और इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ा चुके हैं, है ना। 5 से 6 मॉडल पेपर से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिला है। तो देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें योगदान नहीं दिया है, अदर सभी लोगों ने यहाँ पर योगदान दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। यहाँ पर लगभग सभी के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आया है ए नंबर 1757 में, जो आपके 23 जून को, कब 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ना, और रॉबर्ट क्लाइव थे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ये आपके हैं कौन से, ये जो 3 रत्न आपके हैं तो आपके हैं कौन कौन। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की जो स्वतंत्र व्यवस्था थी उस समय निम्नलिखित में से कौन प्रमुख व्यवसाय नहीं था। इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर सोल्व कराया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा 4 नंबर में। तो यहाँ पर देखो कृषि चल रहा था, है ना, हस्तशिल्पी भी था, निर्माण भी था, लेकिन पर्यटन नहीं था, है ना। ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है, इनमें से कौन अर्थशास्त्री नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में देखा जाए तो आपके दादा भाई नौरोजी ने भी यहाँ पर योगदान दिया है ना। अब आप लोग तुक्का मारना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन कह रहा है नहीं और आप लोग शुरू करे हो ए नंबर। अरे यहाँ पर देगा क्या है, यहाँ पर कह रहा है कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका दादा भाई नौरोजी इसमें शामिल है, वीके राय भी जो आपके हैं, आरसी देसाई भी हैं, लेकिन जो आपके दिए हैं प्रसन्त चंद्र महाल नोविस। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर डी नंबर, ये इसमें से आपके शामिल नहीं रहे हैं। ये जो आपके संबंध है, इनका संबंध किससे, प्रथम पंचवर्षीय योजना से, किसे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह जो था ये किसे था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 6 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गारो, है ना। जो गारो खासी जनती पहाड़ी है, तो गारो जो आपकी जनजाति है ये आपका है जो पागलपंथी विद्रोह से संबंधित है। और इसकी शुरुआत जो आपकी थी वो किया था टीपू ने किया था, ठीक है। इसकी शुरुआत टीपू ने किया था। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला, अच्छा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं में से विचार कीजिए भाई, यहाँ पर कौन सा विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पर 7 नंबर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है आपसे नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह, इनमें से सबसे पहले कौन हुआ था। तो देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। कब हुआ था, 1855 में। 1855 में ये विद्रोह हुआ था। और इसके बाद देखा जाए जो आपका है कौन सा, मोपला विद्रोह, ये 1920 और 22 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था 1922 और 20 के करीब हुआ था। और इसके बाद देखा जाए जो आपसे अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कौन सा, दक्कन विद्रोह दिया गया है, और ये हुआ था 1874 में, ठीक है, 1874 में। अच्छा मोपला विद्रोह, अच्छा नील विद्रोह इसमें दिया गया है। सिपाही विद्रोह 1857 हो जाएगा, ये हो गया 1857 हो गया, ठीक है, 1857 हो गया। इसके बाद दिया गया है नील विद्रोह 1859 में, हाँ ये हुआ था 1859 में। कब हुआ था, 1859 में हुआ था। जो दक्कन का जो विद्रोह हुआ था ये 1874 में, 1874 में। आप मिलान करिए भाई, सब कुछ आपके सामने दिया गया है, और अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। चलिए तो देखिए आपका दिया गया है 1855, 55 के बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 1855 के बाद 59। कोई ऑप्शन मिल रहा है भाई, 2 4 1 3 मिला है क्या। 1855 फिर 1857, 1857
इसके बाद है, हाँ देखिए ऑप्शन डी वाला आपको मिल रहा है, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा 1857, मतलब ये जो ऑप्शन डी बना है, ठीक है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, और यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो आपका पहला है वही राइट हो जाएगा, अर्थात जो मोपला विद्रोह है, मोपला विद्रोह ये आपके कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है, ठीक है ना। फिर आपका जो पावना विद्रोह था ये बंगाल से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। एका विद्रोह जो आपका संबंधित है वो आपके कहां से, अवध से है, कहां से, अवध से है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। बिरसा मुंडा का विद्रोह कहां से है, तो आपके बिहार से, इसका 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आप लगा लीजिए, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लाइक की संख्या यहाँ पर कम है वीडियो में, है ना, लाइक की संख्या कम है दोस्तों, आप लोग लाइक सभी लोग कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग मिलकर 30 सेकंड के अंदर अंदर जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, थोड़ा अच्छा लगने लगे क्लास में कितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और वीडियो में लाइक की संख्या भी कम से कम इतनी तो होना चाहिए कि अच्छा लगने लगे देखने में, ठीक है। चलिए सभी लोग बार मिलकर लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद इसका जवाब दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए, कह रहा आपसे उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस मतलब स्थित है, कहां पर स्थित है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका होगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब जो आपका दिया गया है काफी रोचक आपका जवाब है, बताइएगा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है कहां पर स्थित है दोस्तों, इसका जो आंसर है बहुत ही रोचक आंसर है, इसका आंसर बहुत रोचक आंसर है। और देखिए यहाँ पर जवाब आ रहा है राजस्थान, वेरी गुड। और जितने लोगों का जवाब आया है उन सभी का जवाब यहाँ पर गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। हमने बताया था कि इसका आंसर जो है बड़ा रोचक है, ये पड़ता है आपके बिहार में, ठीक है ना, बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। ये जो पड़ता है अभ्यारण्य ये बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में, कहां पर है, पश्चिमी चंपारण जिले में है, ये चंपारण जिले में है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये चंपारण जिले में है, पश्चिमी चंपारण जिले में ये पड़ता है, याद रखिएगा। इसलिए हमने कहा था कि क्वेश्चन में परिवर्तन है, थोड़ा रोचक आपका आंसर होने वाला है, याद रखिए। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके बिहार में है, चंपारण में है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट करिएगा, क्योंकि ऐसा कोई होना नहीं चाहिए जो लोगों ने गलती नहीं किया है, सबने गलती किया है, एक आधे लोगों ने जो तुक्का मार दिया वो बात दूसरी, अगर सही किया तो अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कम से कम 1 घंटा इसको स्टेटस में लगाइएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह इनमें से कौन था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह इनमें से कौन था 10 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ये है ताना भगत आंदोलन है। कौन है, ताना भगत आंदोलन। ये आपका 1914 कब, 1914 और 15 में बिहार से आपका शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और इस आंदोलन के नेता थे जात्रा भगत और उनके अन्य साथी भी इसमें से शामिल थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में है। वेनिस शहर जो आपका है दोस्तों, बताइएगा ये जो वेनिस शहर है नहरों और पुलों से क्या है, युक्त है, ये किस देश में है। 11 नंबर में जवाब लगभग सभी का सही होना चाहिए। जवाब आ रहा है 11 नंबर में डी और 11 नंबर में बी। दोस्तों यहाँ पर जिसका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इटली। जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल राइट हो जाएगा, इटली है, याद रखिएगा। यहाँ की जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उसकी खूबसूरती एक कला चित्र के समान दिखाई देती है और यह शहर सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी है। इस नगर में कह सकते हैं नाव सवार होकर सैलानी घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे थे माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो माउंट एटना आपका पूछा गया है ना, बताइएगा भाई 12 नंबर में क्या हो जाएगा। ये इटली में है, कहां पर है, इटली में। इसका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है। क्या नाम है, पोनमुडी, यह दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। तो ये दोस्तों आपके तिरुवनंतपुरम में इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपके कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह पश्चिमी घाटी की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो कि अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलिए
अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहे कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है 14 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा पर्थ, है ना। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बी नंबर है, पर्थ या ऑस्ट्रेलिया मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो 1829 में कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग के द्वारा की गई थी। अगला से दिया गया है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, ये आपके कहां पर है। तो बताइए कौन से जिले में है। ग्रैंड एनीकट बांध तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। पूंजीगत व्यय हो या राजस्व घाटा हो, तो इसमें पर्याप्त वृद्धि जब हो जाती है तो इसके कारण दोस्तों क्या होता है, राजकोषीय घाटा हो जाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा यहां पर हो जाएगा, यहां पर आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या है, और आपूर्ति में वृद्धि का जो संतुलन है तो उस पर कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर देखिए 17 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर संतुलन मूल्य क्या होता है, घट जाएगा। संतुलन मूल्य जो आपका है वो घट जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली एक घटक है। ये जो आपके इकोनॉमिक्स क्वेश्चन होते हैं उनको नोट कर लिया करिए कॉपी में। जब आप लोग 10-15 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन बार बार मिलने लगेंगे, और बार बार जब मिलने लगेंगे तो आप आराम से इनका जवाब दे सकते हो, है ना। मतलब अपनी कॉपी में जब 10-15-20 बहुत आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर 2-3 दिन में इनका रिवीजन कर लिया जाए तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जो ऑप्शन दिया है, ये नंबर हो जाएगा सुरक्षित भंडार। खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है सुरक्षित भंडार, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ताकि दीर्घकाल के लिए संपूर्ण जनता को समय और पोषण से भरपूर भोजन प्रदान किया जाए। यहाँ पर आंसर होता है ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है। कह रहा है कौन सा आर्थिक क्षेत्र है भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है। यहाँ पर देखिए जो आपका कृषि है, कौन है, कृषि है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत की जनता देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं कृषि क्षेत्र में, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना। जो श्रम शक्ति है कहीं ना कहीं इसमें से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जबकि देखा जाए कि वास्तविक आय जो आपकी 17-18 के अनुसार जो जीडीपी है वो मात्र यहाँ पर 17.9% ही बची है आपकी किसकी, कृषि की। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय क्या है। कायांतरित चट्टानें किसे कहते हैं, रूपांतरित चट्टानों को कहते हैं। किन्हें, रूपांतरित चट्टानों को कहते हैं। ये चट्टानें क्या होती हैं, कठोर होती हैं, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन बी वाले में देखिए, कह रहा है कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि शैल में कणों और खनिजों के सतहों या रेखाओं के रूप में परिवर्तित होना ही पतरण की क्रिया कहलाती है। पतरण की क्रिया कहलाती है, जैसे नीस हो गया, शिस्ट हो गया, संगमरमर हो गया, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सिंपल से भाषा में देखा जाए, जैसे मान लीजिए चाक दिया गया, चाक, और ये अगर परत के हिसाब से है और इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाए तो यही क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं। यहाँ पर बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित 21 नंबर में। यहाँ पर 21 की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल इजी हो गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। यहाँ पर जो आंसर आपका है 21 नंबर में आपका हो जाएगा भारत की नागरिकता, अर्थात जो ऑप्शन है आपका नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है। 300 के ए में जो दिया गया है किसके बारे में बताया गया है, चलिए भाई समझ लीजिएगा 300 ए में क्या बताया गया है। यहाँ पर आपका 22 नंबर में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 22 नंबर में जो दिया गया है आपसे ऑप्शन इसमें से इस प्रकार से मिल गए हैं। बताइए इनमें से क्या हो सकता है। तो 22 नंबर में जो ऑप्शन है देखिए आपका सी नंबर है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। यहाँ पर जो आंसर दिया गया है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। केवल कानूनी अधिकार के रूप में ही भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा। मतलब कि अधिकार है, सब कुछ है, समाप्त कर दिया गया है मौलिक अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं कि वंचित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक जो आपके हैं ये किससे संबंधित हैं।
तो 324 से लेकर 329 तक जो आपका प्रावधान है किससे हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर चुनाव से हैं। किसे हैं? तो आपके भाग 15 के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 324 से 29 तक है ये निर्वाचन से संबंधित आपके हैं। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बताइए क्या आंसर में से राइट हो जाएगा। राइट आंसर दीजिए जल्दी से भाई, राइट आंसर दीजिए। लाइक शेयर भी कर दीजिए जितने लोग अभी अभी जुड़े हैं बाद में, है ना। सभी लोग जितने लोग बाद में जुड़े हैं सभी लोग दोस्तों एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर में जो ऑप्शन है आपका डी नंबर 11 है। कितने? 11 ही तो है ना, है ना। यहाँ पर आंसर है आपका हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 जोड़े गए थे, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं 11वें नंबर का जोड़ा गया था बाद में, जो कि 86 नंबर का संशोधन था 6 से 14 वर्ष के लिए जो शिक्षा के लिए जोड़ा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा या संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए नोट करिए, जवाब आ गया है, कह रहे हैं 26 नवंबर। अरे यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, याद रखिएगा। 25 का जो आंसर है वो आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ पर प्रारूप समिति में जो सदस्य नहीं थे वो आपके कौन नहीं थे, ये आपसे कह रहा है 26 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये इसके सदस्य आपके नहीं रहे हैं। इस संविधान सभा का प्रस्ताव जो तैयार करने में उद्देश्य रहा है वो बी आर अम्बेडकर थे, इनकी अध्यक्षता वाली कमेटी थी, लेकिन आपके जयशंकर जो राजेंद्र प्रसाद है इसमें से आपके नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। मतलब ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा जो जुगाली करने वाले अर्थात जो मुंह चलाया करते हैं, जो पशु होते हैं मुंह चलाया करते हैं, खड़े खड़े पगुराया करते हैं, जिसे पगुराना बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या होते हैं कि इसे पचा सकते हैं लेकिन मानव इसे पचा नहीं सकता है। तो दोस्तों ये होता है आपका सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। दोस्तों हमने आपको बताया भी है कि यहाँ पर अगर पेड़ की छाल अगर आप लोग खाएंगे, क्या पेड़ की अगर छाल भी खा लेते हैं तो ये भी पच जाएगी। अगर आप पेड़ को खा ले तो भी पच जाएगा, लेकिन दोस्तों आप लोग पचा नहीं पाओगे। अगर पचाए पा गए तो समझो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको मिल जाएगी। समझ रहे हैं कि ऐसी चीजों से एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी लेकिन आप लोग पचा ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर। आपने देखा होगा जैसे कि गन्ना होता है, गन्ना। तो गन्ना को आप लोग क्या करते हैं, पूरा चबा तो नहीं जाते हैं, पूरे गन्ने को तो नहीं चबाते हैं, लेकिन आप जानते होंगे पिग माने सुअर, उसको देखा होगा कि कभी कभी वो गन्ने को जब चबाता है ना, पूरा चबाते पूरा खत्म कर देता है, तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हर चीज से आपको एनर्जी मिलेगी। आप भूखे हो कागज खा लीजिए, आप भूखे हो पेड़ की छाल खा लीजिए, एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन हो सकता है वो एनर्जी तुरंत ना मिले, थोड़ी देर बाद मिलेगी, जब पच जाएगा तब मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी पहचानिए। बताइएगा, कह रहा है वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी पहचानिए। क्या होता है? 28 नंबर में। 28 की अगर बात से किया जाए तो आंसर में से क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए यहाँ पर देखा है अच्छा देखेंगे, खा कर देखिएगा। इसमें सिंपल सी बात है, आपके पेट में कोई भी चीज जाएगी तो भूख तो मिटेगी ना मिटेगी? मिटेगी, 100% मिटेगी। कोई भी चीज खा लीजिए, मिट्टी खा लीजिए, भूख पर मिट जाएगी आपकी। चलिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर आपसे दिया गया है, जो दिया गया है आंत्र ज्वार, है ना। आंत्र ज्वार जो होता है ये एक खतरनाक बीमारी है और कहीं ना कहीं जिसे हम लोग टाइफाइड कह देते हैं, टाइफाइड, ठीक है। तो ये वही वायरस के द्वारा थोड़ा होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में यहाँ पर देख सकते हैं विलियम वार्ड, ये नहीं थे, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पैथी लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल क्या होती है? बढ़ती है। तो उस जगह पर दाब कम हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? उस जगह पर दाब जो होता है वो कम हो जाता है। याद रखिएगा, क्या दाब कम हो जाता है। जब दाब कम होगा तभी तो हवा बढ़ेगी। भाई आप लोग देखे होंगे मानसून कैसे आता है, जब आपके प्रदेश में गर्मियां होती हैं तो यहाँ का जो प्रेशर होता है कम होता है और समुद्र में प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो प्रेशर कहाँ को आएगा? स्थल की ओर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है।
लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला सिस्टम बनता है। तो दोस्तों 31 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर सी नंबर अल्पसंख्यक मामले। क्या बन जाएगा कि नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामले की परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अनुरूप उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा सी नंबर है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2014 में इसकी शुरुआत की गई है। अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 2014 में सुविधा की गई है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है तो बताइए किसका हिस्सा है। यहाँ पर 32 नंबर में जो बनेगा ये आपका भी हो जाएगा भारत निर्माण का हिस्सा है। भारत निर्माण का हिस्सा है। प्रारंभ हुआ था दोस्तों 2005 में। कब हुआ था 2005 में प्रारंभ हुआ था। और इसके तहत कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। इसके तहत जो कार्य शामिल होते हैं तो पहला तो आपका हो गया विद्युत, फिर सड़क, फिर पेयजल, फिर दूरसंचार, फिर सिंचाई, फिर निर्धन, है ना, निर्धन जो आपके आवास हैं ये शामिल आपके हैं। अगला आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए फिर मिलान कर लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान बताइए भाई, लेखपाल वाले जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने लेखपाल दिया है वो लोग इस क्वेश्चन को अगर पा जाएंगे ना तो इतना ज्यादा उड़ा उड़ा के मारेंगे तो शायद हो सकता है दूसरा कोई यहाँ पर आए, क्योंकि लेखपाल वालों ने काफी अच्छी तरीके से योजनाएं पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 में आई थी। 2001 कहां पर है आपके 3 में हो जाएगा। साक्षरता भारत जो है कि आपके 2009 में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका हुआ था 1987 में। कहां पर है फर्स्ट में है। और जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है ये 1988 में हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर लेखपाल की तैयारी करे हैं और पढ़े हैं अच्छी तरीके से उनकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं लगभग हर जगह पूछी जाती हैं और आपके लगभग लेखपाल का 50% क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि 3 4 1 2 इसका हो जाएगा। पीटी में देखिए सिलेबस में योजनाएं दी गई हैं, परेशान मत होइए। पीटी में देखिए सिलेबस में योजनाएं दी गई हैं, सिलेबस को उठाइए और देखिए योजनाएं आपको मिलेंगी। ठीक है ना, बस ये कि योजनाएं कम मिलेंगी। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 3 4 1 2 इसका हो जाएगा। 3 4 1 2 देखते हैं कहीं पर है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया हाली पद्धति संबंधित है। हाली पद्धति संबंधित है किससे है 34 नंबर में। तो ये बंधुआ मजदूर से है। ऑप्शन में आपका ए नंबर बंधुआ मजदूर से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था 35 नंबर में। तो यहाँ पर जल प्रदूषण से था नहीं, वन कटाई से था। देखिए ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए 36 नंबर में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर बुक्सा जनजाति है, ये पौड़ी गढ़वाल के पास पाई जाती है या इस एरिया में रहती है। कोल जो आपकी जनजाति है जबलपुर से है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में है। यहाँ पर कोरबा दिया गया है कोडागू से। दोस्तों कोरबा जनजाति मध्य प्रदेश के छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। कहां पर है तो आपके कोरबा जनजाति मध्य प्रदेश के छोटा नागपुर में पाई जाती है। इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो चलिए यहाँ पर वर्तमान नाम और आपके पुराने नाम आपसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस चीज को पढ़ा दिया है पहले से ही, है ना, ये चीजें हमने आपको पहले से पढ़ा दिया है। यहाँ पर जो हरारे है, हरारे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका सेलिसबरी क्या है, सेलिसबरी दिया गया है। इथोपिया का जो आपका पुराना नाम था वो क्या था एबीसिनिया था। ये भी सही आपका है। ठीक है ना, इसके बाद दिया गया घाना, और घाना गणराज्य का जो पुराना नाम रहा है वो क्या रहा है भाई, ये अफ्रीका के एक देश था। घाना शब्द का अर्थ होता है लड़ाकू राजा, और इसका पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट था। क्या था गोल्ड कोस्ट था। ऑप्शन सी नंबर आपका गलत दिया गया है दोस्तों, इसका पूरा नाम था गोल्ड कोस्ट था। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और यहाँ पर देखा कि हमने बांध तो आपको पढ़ाया ही है, अभी हाल ही में पढ़ाया था बांध। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है क्या पूछा भाई कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है। अच्छा कूट शब्द आपको दिया गया है भाई, यहाँ पर सूची में कूट शब्द आपको दिया गया है, यहाँ पर कूट करना है। चलिए देखिए आपसे दिया गया है कावेरी। कावेरी अगर बात करें, कावेरी की अगर बात करते हैं तो मेंटूर क्या हो जाएगा, कावेरी आपका हो जाएगा मेंटूर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो आपका कृष्णा है अलमाटी हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया है नर्मदा, ये आपका हो जाएगा 4, जो आपका क्या है सरदार सरोवर हो जाएगा। चंबल जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा गांधी सागर बांध आपका है चंबल में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है खनिज, है ना, और कह रहे हैं कि समाप्त होने योग्य हैं या नहीं है। तो भाई इनको तुक्का मार के काम कर सकते हैं। तो चलिए मिलान करिए, जो खनिज है तो भाई समाप्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं।
खनिज जो है वो समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकते हैं। तो भाई यहां पर देखिए समाप्त होने योग्य है, यहां पर इसको 3 कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया भी है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया है। इसके बाद जो आपका दिया है सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा ये समाप्त नहीं हो सकती है, अर्थात ये असमाप्त होने वाली है। तो यहां पर देखिए ये 4 हो जाएगा, इसका बनेगा 4 हो जाएगा। बायोगैस जो आपका है, बायोगैस ये क्या होगा? ये मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर 2 हो जाएगा। और वन आरोपण, ये क्या होते हैं? वन से होती है वर्षा, है ना, वनों से वर्षा होती है, इसका 1 हो जाएगा। दोस्तों बन गया आपका आंसर। देखिए 3 4 2 1 हो जाएगा, 3 4 2 1 पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो चलिए दोस्तों यहां पर जवाब दीजिएगा, हिंदी के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? तो दोस्तों याद रखिएगा बांग्ला भाषा का। किसका? बांग्ला भाषा का आता है, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बांग्ला भाषा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं? चलिए स्थायी सदस्य देश पूछा गया है, यहां पर देखिए कौन से आपके हैं, तो 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं और इनमें से देखा जाए तो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर देखिए डी नंबर है, राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है? मतलब आपसे ये पूछ लिया है कि बताना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस। तो जवाब हो जाएगा 27 जुलाई। क्या हो जाएगा? 27 जुलाई 1939 को। ठीक है, यहां पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्राउन के द्वारा हुई थी, लेकिन आजादी के बाद 49 को एक अधिनियम के बाद ये पारित हो गया था और इसका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दे दिया गया था 49 में। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है? तो 43 को ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके दिल्ली में है दोस्तों। कहां पर है? दिल्ली, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके कहां पर है? मुंबई में या नागपुर में है? मुंबई है या नागपुर में है? मुंबई या नागपुर? नागपुर होना चाहिए, नागपुर होना चाहिए। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है यहां पर हो जाएगा आपका नागपुर हो जाएगा। ठीक है, नागपुर इसका ऑप्शन बनेगा, यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे ग्रेमी अवार्ड, कह रहा है ग्रेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? यहाँ पर 45 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र के लिए। किसके लिए? संगीत क्षेत्र, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा सीमांत गांधी किसे कहेंगे? यहाँ पर जवाब आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 46 नंबर में ऑप्शन आपका डी नंबर खान अब्दुल गफ्फार। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? ये कल्पना चावला की जीवनी है और लिखी गई है जॉन पियर हैरिसन के द्वारा। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है एज ऑफ टाइम। क्या है? एज ऑफ टाइम है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया साहित्यिक कार्य है? कौन सा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया एक साहित्यिक कार्य पूछा गया है? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा द ओरायन, द ओरायन, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक साहित्यिक कार्य जिसमें उन्होंने नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार वेदों के समय की गणना करने का प्रयास किया था। इन्होंने नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार वेदों के समय की गणना करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, कह रहा है टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है दोस्तों? बताइएगा, यहां पर पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम क्या है? चलिए, इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, हरप्रीत कौर है। कौन है? हरप्रीत कौर, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मात्र ये 15 वर्ष के हैं जिन्होंने डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता था दोस्तों। 50 नंबर का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, मेरठ से थे। कहां से? तो ये मेरठ के मोदीपुरम से हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक गांव पड़ता है मेरठ में, सिवाया गांव, सिवाया गांव के हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, आज ये गद्यांश बड़ा प्यारा गद्यांश है, पढ़ने का मन कर रहा है क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे अच्छे गद्यांश हैं।
तो देखते हैं यहां पर कह रहा है आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं, शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। दोस्तों शुक्र चंद्र का साथी माना गया है, उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं हैं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप से इस तेजस्वी तारे को दुनिया तो ऐन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाते हैं। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपने वैसी ही आभा हमारे आकाश के जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। कौन यहाँ पर जो भी किसके बारे में हो रही थी भाई, कौन अस्त हो गए? यहाँ पर आपके दिए गए हैं कौन है भाई, ये है आपके कौन, महादेव जी हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। दोस्तों याद रखिएगा, इस धरती पर जन्मे जो स्वर्गीय महादेव देसाई हैं, ये गांधी जी के क्या रहे थे, मंत्री रहे थे। मित्रों के बीच विनोद अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में देने में गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे, गांधी जी के लिए ये पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में गांधी जी के पास पहुंचे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ नया पढ़ने को मिला आज। यहाँ पर देखो दिया है कवि किसका वर्णन करने से नहीं थकते हैं। 71 नंबर जवाब दीजिए, 71 का ऑप्शन दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर शुक्र का हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए महादेव देसाई कहाँ पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है हम्माल का अर्थ क्या होता है, हम्माल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मजदूर होता है, क्या मजदूर संघ थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है नक्षत्र नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका पर्यायवाची है, नक्षत्र पर्यायवाची पूछा गया है, तो नक्षत्र होता है तारों का पर्यायवाची, किसका, तारों का होता है, डी नंबर राइट हो जाएगा। किस तारे का कोई जोड़ नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर शुक्र तारे का कोई जोड़ नहीं है। नयन का शुद्ध संधि बताइएगा, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए 76 नंबर में, तो जवाब क्या हो जाएगा, ने धन अयन, क्या हो जाएगा, ने धन अयन इसका आंसर राइट हो जाएगा और ये अयादी संधि है। अगला है इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, धनुष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है 77 का ऑप्शन यहाँ पर बताइएगा। लाइक शेयर भी करते रहिए जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा सर, है ना। यहाँ पर धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सर, सर क्या होता है, बाण का, किसका होता है, बाण का होता है, बाण के पर्यायवाची होता है यहाँ पर सिल्मुख होता है, बाण होता है, तीर होता है, सहायक भी होता है। अगला विग्रह का विलोम क्या होता है, विग्रह का विलोम क्या होता है, तो संधि होता है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का चयन कीजिएगा। कह रहा है जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसे क्या कहा जाता है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसे क्या कहेंगे। चलिए यहां पर जो आपका आंसर है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए 76 नंबर में क्या गलती है भाई, 76 नंबर में ने धन अयन होता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर ने धन अयन जो आपका है, ने धन अयन आपका है, आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ने धन अयन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका बी नंबर आप लोग कर लीजिए, ने धनायन है आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो भाई, ने धनायन इतना तो आप लोग जानते हो, इतना होशियार हो कि अगर हमसे गलती हो भी जाए तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को समझ जाते हो भाई, आप लोग हमसे ज़्यादा होशियार हो। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसे कहेंगे क्या, तो 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 79 में, तो ऑप्शन सी हो जाए आपका आनुवांशिक होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कस्तूरी शब्द है, कस्तूरी शब्द है, ये कैसा शब्द आपका है, कस्तूरी। चलिए कस्तूरी शब्द जो आपका है कैसा है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको दिमाग को डाइवर्ट करने वाला है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करेगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखो कस्तूरी शब्द की अगर बात करें तो कस्तूरी एक द्रव्य है जो हिरण की नाभि से प्राप्त होता है, और कस्तूरी जो शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, स्त्रीलिंग में इसका आंसर हो जाएगा। अदर वैसे आप देखते हैं कि कोई जैसे पानी वगैरह है तो आपका क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है, ये जो आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा,
तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत ने जीता है। याद रखिए किसने जीता है, तो आपके भारत ने जीता है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का कितना अच्छा है कि भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। तो दोस्तों यहां पर ग्रैमी अवार्ड 2023 जो जीता है वो किसने जीता है, यहां पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर रिकी केज। क्या हो जाएगा, रिकी केज ने 2023 का यहां पर ग्रैमी अवार्ड जीता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा आपसे कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर जवाब देना है। तो देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, सी नंबर उत्तराखंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। चलिए यहां पर ऑप्शन देना है, कितना अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, चलिए जवाब देना है। तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है, ये प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित हैं मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं। जवाब इनमें से क्या बनेगा, तो जवाब की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपके गुआना के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, गुआना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 कहां पर आयोजित किया गया है। यहां पर ऑप्शन देना है। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके मुंबई में। याद रखिएगा कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 आपके मुंबई में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं 66 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर उत्तर प्रदेश, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नोट करिए और IMP लगाइए कि जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। यहां पर आंसर इनमें से राइट क्या बनेगा, तो यहां पर देखिए आपका जो आंसर है यहां पर सी हो जाए आपके गुजरात की बनी है। याद रखिए कहां की है, गुजरात के। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा आपसे यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। यहां पर बताइएगा 22वें जो विधि आयोग है इसके जो अध्यक्ष हैं इनमें से कौन हो जाएंगे, तो आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कौन है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन ए इसका बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 का मनाया गया। चलिए यहां पर ऑप्शन देना है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपके 21 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया, 21 फरवरी। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 21 फरवरी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2023 के हॉकी अवार्ड के तहत मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहां पर ऑप्शन देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर बताना है कि हॉकी अवार्ड के तहत मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है। इनका नाम है गुरबख्श खां। क्या नाम है, गुरबख्श सिंह नाम है। ऑप्शन गुरबख्श। क्वेश्चन बताइएगा। अब आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान से सुनना है जैसे कि हमारी डेली क्लास में होता है। डेली की क्लास में हमने आपको बताया है, बस आपको क्या करना है, पहले मॉडल पेपर पढ़ना है। मॉडल पेपर के बाद हम आपको वो पॉइंट देते हैं जो आपको 10 नंबर का सिलेक्शन आपको यहीं से दिलाएंगे। तो बस आपको ध्यान से रहना है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, है ना। और भाई अब आप लोग क्लास को लाइक भी तो कर दीजिए, इतने लोग जुड़े रहते हैं, है ना। कितने लोग जुड़े रहते हैं, तो लाइक शेयर की संख्या बढ़ा दीजिए, आनंद आएगा। देखो दिया है प्रमुख देश और यहाँ पर राष्ट्रीय खेल। याद रखिए जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप कहेंगे जूडो। क्या है, यहाँ पर जूडो है। अगर आप पूछे कि इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, इंग्लैंड का क्या है, तो इंग्लैंड का हो जाएगा क्रिकेट। क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। अगर पूछे स्पेन का क्या है, तो स्पेन में क्या होता है, बुल फाइटिंग होती है। क्या होती है, सांड युद्ध होता है। दोस्तों याद रखिए बुल फाइटिंग होता है, सांड युद्ध होता है।
और अगला दिया है कि श्रीलंका, और श्रीलंका का क्या है, तो श्रीलंका का है दोस्तों याद रखिएगा वॉलीबॉल, क्या है वॉलीबॉल हो जाएगा। वहीं पर इंडोनेशिया पूछा गया है, तो इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा, तो इंडोनेशिया का हो जाएगा बैडमिंटन, क्या हो जाएगा बैडमिंटन हो जाएगा, इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा। अगला है कि चीन का क्या है, भाई चीन का बताइए, तो चीन में क्या है टेबल टेनिस है, क्या टेबल टेनिस। देखो हम जब आपको पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो आप जरूर पढ़ा करें, क्योंकि हम पीडीएफ तो आपको दे ही देते हैं, लेकिन अगर क्लास में रहते हैं तो कम से कम 2 बार जब हम पॉइंट को रिपीट करते हैं, 2 बार जब बोलते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ दिमाग में पहुंचेगा, ठीक है ना। पीडीएफ से तो दुनिया पढ़ती रहती है लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप क्लास में प्रेजेंट टाइम में कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका असर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब इतने पीडीएफ आप रात भर कैसे लगाएंगे, लेकिन क्लास में टाइम है तो आप लगाइए। देखो दिया है भूटान पूछा गया, भूटान का तो भैया क्या खेल है, तीरंदाजी है, भूटान का क्या है तीरंदाजी है। अगला है अमेरिका का क्या है, तो अमेरिका का है बेसबॉल, क्या है बेसबॉल है। और बेसबॉल की बात करते हैं तो याद रखिए इसमें से आपके 9 प्लेयर आपके होते हैं बेसबॉल। अगला है कनाडा में क्या है दोस्तों, कनाडा में 2 प्रकार के खेल होते हैं, एक तो गर्मियों में, एक तो आपके सर्दियों में। तो दोस्तों ये आपका आइस हॉकी है जो कि आपके सर्दियों के समय की है, आपकी कनाडा का हो जाएगा आइस हॉकी हो जाएगा। आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है तो भी वीडियो को लाइक से करते हुए चलेंगे, है ना, नोट करते चलेंगे। बांग्लादेश पूछे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप कहेंगे कबड्डी, क्या है कबड्डी है। पाकिस्तान के पूछे तो पाकिस्तान का क्या है हॉकी, और भारत का भी क्या है हॉकी है। अगला है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में दोस्तों रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्लेयर जो होते हैं वो आपके रग्बी फुटबॉल में होते हैं, कितने 15 प्लेयर होते हैं, याद रखिए 15 प्लेयर होते हैं, ठीक है भाई। आगे बताइएगा जर्मनी का क्या है, तो जर्मनी का भी क्या है, तो भाई जर्मनी का भी क्या है फुटबॉल ही है, ठीक है। यहाँ पर अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना क्या हो जाएगा पातो, क्या हो जाएगा पातो हो जाएगा। यहाँ पर न्यूजीलैंड का क्या है, तो रग्बी यूनियन, रग्बी यूनियन जुड़ा हुआ आपका शब्द है। और आगे बढ़िए अगला पूछा है प्रमुख राज्यों के जो आपके त्योहार हैं, एक क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिलेगा। देखो जल्लीकट्टू का संबंध कहां से है, चलिए देखो जल्लीकट्टू पूछा जाता है, जल्लीकट्टू जो आपका है दोस्तों ये आपका क्या है तमिलनाडु से है, कहां से है तमिलनाडु से है। और हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु सरकार के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी क्या किया था, यहाँ पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग क्या होते हैं सांडों से युद्ध करते हैं, है ना। जो बैल होते हैं, बैल के सींग में पैसे की एक पोटली बांध दी जाती है, और जो व्यक्ति उस पोटली को छुटाएगा वही उसमें जीतेगा, ये होता था। तो उसमें आदमियों की क्या हो जाती थी, कहीं ना कहीं गंभीर चोट आ जाती थी, इसलिए इस युद्ध पर क्या किया गया, इस खेल पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन तमिलनाडु सरकार कहती है यह हमारे यहाँ का राजकीय खेल है और इसे हम अपनी मान्यता देंगे, इसलिए इसको मान्यता दे दी गई है। तो दोस्तों याद रखिए जल्लीकट्टू ये आपका तमिलनाडु से है। वहीं पर दिया गया है कि आपका फ्लेमिंगो महोत्सव आपके आंध्र प्रदेश से है। धानु यात्रा महोत्सव आपके उड़ीसा से है। नुआखाई महोत्सव, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर 25 पॉइंट पढ़ाएंगे तो उसमें 5 बिल्कुल नए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन दोस्तों नुआखाई महोत्सव पूछा भी गया है। नुआखाई महोत्सव ये आपके उड़ीसा से, कहां से है आपके उड़ीसा से है। अगला दिया है अंतः प्रणय महोत्सव, ये आपके तेलंगाना से है। आपका दिया है बोनालू उत्सव आपके तेलंगाना से है। बुधकम्मा उत्सव आपके तेलंगाना से है। अगला दिया है लाई बरोहा, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, जो हम आपको बता दें उसको जरूर नोट करिएगा। लाई हरोबा जो आपका है त्रिपुरा से, कहां से है त्रिपुरा से है। लोसार उत्सव दोस्तों, लोसार दिया है, लोसांग नहीं है, लोसार है। लोसार आपके कहां से है, आपके हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ पर फुगली हो जाता है, फगली महोत्सव दिया है, फगली महोत्सव ये दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में है। देव सूर्य आपके बिहार में है। याद रखिए जो छठ पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, आपके बिहार में हो जाएगा। अगला दिया गया है चाप चार, क्या दिया है चाप चार मुकुट महोत्सव, ये मिजोरम में है। अगला है फुल दे त्योहार उत्तराखंड में। मिर्च महोत्सव ये मध्य प्रदेश में, मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। अगला है आदि महोत्सव, देखिए आदि महोत्सव ये आपके लेह जो कि लद्दाख में। लोसार दोस्तों, लोसार ये कहां पर है, आपके लद्दाख में है। हार्नबिल फेस्टिवल ये आपके नागालैंड में है, ठीक है, हार्नबिल फेस्टिवल ये आपके नागालैंड में है। मांडू महोत्सव मनाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये आपके मेघालय में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके महत्वपूर्ण त्योहार थे वो भी कंप्लीट हुए, है ना भाई। जो एग्जाम में आते हैं उनको तो हमने पढ़ाया भी है, कुछ और भी तो पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बताइए अगला पॉइंट दिया है एलिफेंटा की गुफाएं क्या है। देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके आ गए हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। कह रहा है एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहां पर हैं, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में है। कहां पर हैं, आपके महाराष्ट्र में है। अगर है एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं, तो भाई एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं, तो एलोरा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं, तो आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है महाराष्ट्र में है। अगला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये कहां पर है, तो ये भी कहां पर है महाराष्ट्र में है। अगला दिया गया है सांची का स्तूप, देखिए
सांची का स्तूप कहां पर है? तो आपके मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर कहां पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर भीमबेटका जो कि आपका मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा नए तरीके के जो आपके खोजे गए अवशेष हैं वो आपके भीमबेटका में ही पाए गए हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपके कहां पर है? उड़ीसा में है। और ये किस देवता के लिए? भगवान सूर्य देवता के लिए समर्पित है आपका, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ब्लैक पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला दिया गया है यहाँ पर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? दोस्तों यहाँ पर देखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो दोस्तों ये आपके है असम में। कहां पर है? असम में हो जाएगा। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। अच्छा ये बताइए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है आपके दोस्तों क्या हो जाएगा? एक सींग के गैंडे वाले के लिए, एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला है हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहां पर है? आपके दिल्ली में है। कहां पर है? आपके दिल्ली में है, याद रखिएगा। और ये भी पॉइंट याद रखिए कि जो मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, क्या मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, वो हुमायूं के मकबरे को ही कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ही आपके देखा जाए मुगलों के सबसे ज्यादा जो मकबरे हैं यहीं पर मिलेंगे। अगला है लाल किला कहां पर है? तो आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है। अब कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग किया था वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, बनकर जो तैयार हुई थी इल्तुतमिश के समय तैयार हुई थी, है ना। अगला पॉइंट बताइएगा, महाबोधि मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों महाबोधि मंदिर कहां पर है? तो आप कहेंगे सर बिहार में। कहां पर है? आपके बिहार में है। अगला है मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी दोस्तों याद रखिए आपके उत्तर प्रदेश में आगरा के पास आपकी है। अगला है कि ताजमहल दोस्तों कहां है? तो आप कहेंगे सर ताजमहल कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश आगरा में है। कहां पर है? आगरा में है। अगला है आगरा का जो किला है वो कहां पर है? तो आपके आगरा में है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कहां पर है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। अगला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग दोस्तों याद रखिए, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन ये पश्चिम बंगाल में है। इस चीज को याद रखिए, दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग कहां पर है? आपके पश्चिम बंगाल में है। आप लोग हिमाचल प्रदेश में मत पहुंच जाना, याद रखिए दार्जिलिंग कहां पर है? तो आपके पश्चिम बंगाल में है। यहाँ की जीआई टैग भी आपको मिली थी, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, यहां पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि कुछ आपके नारे थे, है ना। ये नारे में देखिए आपसे दिया गया है कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान ये आपके देखिए लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को ये किसने दिया था? तो आपके मंगल पांडे ने ये दिया था। वहीं पर दिया है जय जगत, जय जगत जो दिया है विनोबा भावे, जो कि आपके भू आंदोलन से जुड़े हुए थे, है ना, भू आंदोलन से आपके जुड़े हुए थे। अगला दिया गया है कि कर मत दो, क्या कर मत दो, ये जो आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये जो आपका नारा दिया था वो आपके श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। वहीं पर दिया वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने दिया है? तो आपके बंकिम चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, कह रहा है जनगण मन, जनगण मन किसके द्वारा दिया गया? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगला है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो ये आपके भगत सिंह ने दिया था। और अगला है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला पॉइंट आपके यहाँ पर देखो आ गया है, जो कि पिछले मॉडल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके मिले भी थी। अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीमीटर दोस्तों, अल्टीमीटर से क्या होता है? ऊंचाई के लिए आपका होता है, जैसे कोई जहाज उड़ रहा है तो उस जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर का प्रयोग क्या होता है? तो अमीटर दोस्तों होता है विद्युत धारा मापन के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। एनमोमीटर जो होता है, एनमोमीटर का प्रयोग दोस्तों, एनमोमीटर का होता है वायु का वेग जो होता है मापने के लिए। अगला है ऑडियो फोन, ऑडियो फोन होता है श्रवण शक्ति सुधारना। अगला है बाइनाक्यूलर, ये दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग होता है। बैरोग्राफ दोस्तों दिया बैरोग्राफ, और बैरोग्राफ से आपको पता चल गया कि ये क्या है? दाब है, अर्थात जो वायुमंडलीय दाब है वायुमंडलीय दाब बैरोग्राफ से होता है। अगला है केस्कोग्राफ, और केस्कोग्राफ क्या होता है? पौधों की वृद्धि का अभिलेखन होता है, केस्कोग्राफ से होता है ना। अगला दिया गया है, कह रहा है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर होता है ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली जो आपकी घड़ी होती है। अगला दिया गया है कि कार्डियोग्राफ क्या होता है? देखिए कार्डियोग्राफ होता है हृदय गति का मापन, क्या? हृदय गति का मापन होता है। अगला है कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम होता है कार्डियोग्राम का कार्य में सहयोगी होता है। कैलिपर्स होता है कंपास के लिए होता है। डीप सर्किल ये नति कोण का मापन होता है। डायनमो जो होता है ये क्या करता है? डायनमो, डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आईएमपी पॉइंट आपका इसको नोट करिएगा
कि जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना भाई, आप लोग दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, बोलिएगा कि नवदेव जी के ट्रिक चैनल में वास्तविकता तैयारी चल रही है पेड एग्जाम की, जहां पर मॉडल पेपर के साथ साथ हम आपको वो कंटेंट देते हैं जो आपके 10 नंबर स्टैटिक जीके में आपका ऐसे ही कवर हो जाता है। स्पेशल क्लास हम नहीं देते हैं, आपको मॉडल पेपर में ही कवर करा देते हैं बेहतर तरीके से आपके सिलेबस में। देखो दिया गया है एपीडियास्को, क्या दिया है एपीडियास्को, ये फिल्मों का पर्दे पर जो प्रक्षेपण किया जाता है। देखो दिया फैदोमीटर, फैदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। यहां पर दिया है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या होता है अति अल्प विद्युत धारा का क्या होता है मापन होता है। अगला आपसे दिया गया है का मैनोमीटर, मैनोमीटर होता है गैस का घनत्व मापने के लिए। ये जो आपके साइंस वाला पॉइंट था ये भी हुआ। अब आते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जैसे कि कौन सा पुरस्कार कब से शुरुआत की गई थी, है ना, कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ था। अब यहां पर ये पॉइंट आपको पढ़ना है। देखो भाई, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1901 में। कब हुई थी, याद रखिएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या हुई थी शुरुआत हुई थी, याद करिए, पॉइंट याद रखिएगा। अगला है ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत आपके 1929 में। यहां पर देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो आपके 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोस्तों याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 से। कब, 1961 से हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1995 से। वहीं पर दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है 1985 से शुरुआत हुई थी। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों याद रखिए 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला दिया है अर्जुन पुरस्कार, दोस्तों यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार पूछा भी जाता है। आपकी 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। हमने एक ट्रिक भी बताया था कि 61 और 61 एकटक, अर्जुन ने क्या मछली पर निशाना लगाया था, एकटक मतलब 61, ये भी आपको याद रहेगा। अगला है प्लित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता में दिया था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्लित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है, पत्रकारिता से है। तो दोस्तों याद रखिए 1917 में ये आपकी शुरुआत हुई थी। अगला दिया गया है 1992 में दोस्तों व्यास सम्मान, क्या 1992 में व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी। क्लियर है। अगला है कि कलिंग पुरस्कार, दोस्तों कलिंग पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये आपके 1952 से कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, है ना। और अगला है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 से। अगला दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का देखा जाए ये आपका 1969 में हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कब, तो आप याद रखिए 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार के दोस्तों याद रखिए 1957 में शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों 1992 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955। ये अच्छा एक पॉइंट हम आपसे कमेंट कर रहे हैं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था। देखते हैं कितने लोगों को ये पॉइंट याद है कि 1955 में साहित्य अकादमी सबसे पहले जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, बताइए भाई। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप देते हैं तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोगों ने हिंदी हमारी पढ़ी होगी। बताइएगा कि सबसे पहला हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया। चलिए भाई बताइएगा क्या हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था दोस्तों, याद रखिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तरंगड़ी के लिए, पूछा गया है हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। वेरी गुड। अगला बताइएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 और शांति स्वरूप भटनागर 1958। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ आपके क्या हैं रासायनिक सूत्र हैं। रासायनिक सूत्र में क्या है, सबसे पहले क्या होता है अम्लराज। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा इसमें से HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। अब आपसे पूछेगा इसका अनुपात कितना होता है, तो याद रखिए 1:3 ये अनुपात होता है, मतलब HNO3 का 1 अनुपात और HCl का होता है 3 अनुपात। इन दोनों को ही बोला जाता है अम्लराज कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों सोना घुल जाता है, याद रखिए इसे एक्वारोजा कहेंगे और इसमें सोना घुल भी जाता है। अगला दिया गया है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होती है बताइए। वीडियो को भाई लाइक शेयर करते रहिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कह रहे हैं शुष्क बर्फ दोस्तों होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हार्न सिल्वर, तो हार्न सिल्वर का होता है AgCl। क्या होता है, AgCl होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है, D2O होता है। अगला है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस बनती है वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके N2 से होती है। मास गैस दोस्तों CH4 है ना, मेथेन गैस कहते हैं इसे, मास गैस कहते हैं। और अगला है सिरका। दोस्तों सिरका का सूत्र होता है C3 है ना, COOH होता है। एल्कोहल को होता है C2H5OH होता है। चीनी का सूत्र देखिए, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अगला यूरिया का सूत्र होता है तो NH2CONH2 NH2CONH2। और अगला है बेंजीन का सूत्र, तो बेंजीन का होता है C6H6 होता है।
अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है उसे हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों की कल जो आपकी क्लास होगी वहां पर पढ़ेंगे। और हमने आपको बता दिया है डेली की क्लास का रूटीन है कि हमारे मॉडल पेपर आप देखते हैं तो लास्ट के 10 से 15 मिनट हम आपको वो चीज पढ़ा देते हैं जो आप लोग पढ़ने में समय नहीं देते हैं, हम आपको पढ़ा देते हैं। हमारा मतलब ये है कि आप लोग पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन हमारा भी तो एक फर्ज होता है, एक टीचर का फर्ज होता है कि आपकी तैयारी में पूरा अपना सहयोग दे पूरी तरीके से। आप उस चीज को ना ध्यान दे लेकिन हमें ध्यान देना ये हमारा फर्ज होता है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।